चरम पर था वो कम से कम 2 हफ्तों के लिए टल गया है, क्योंकि सीज फायर का ऐलान हो गया है। और सीज फायर की खबरों के बीच एक और बड़ी खबर है कि यूएस का परमाणु संवर्धन पर अनुमति देने से इनकार। बड़ी बात यह है कि जो 10 शर्तें रखी थी ईरान ने, उनमें से एक ये शर्त थी कि परमाणु संवर्धन जारी रखा जाएगा ईरान की तरफ से, और इस पर अमेरिका को अग्री करना होगा। लेकिन अमेरिका ने इनकार कर दिया है। ईरान से परमाणु संवर्धन रोकने को अमेरिका कहेगा। ये बड़ी बात है। 10 अप्रैल से शुरू होने वाली बात में इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। शुक्रवार से जुम्मे के दिन से चर्चाएं शुरू होंगी। इस्लामाबाद में टेबल पर पहुंचेंगे अमेरिकी प्रतिनिधि भी, तुर्की भी होगा, पाकिस्तान भी होगा। और ऐसे में ये बड़ी खबर निकल कर आई है कि यूएस परमाणु संवर्धन की अनुमति देने से इनकार कर सकता है। ईरान ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों में इस बात का जिक्र किया है कि परमाणु संवर्धन ईरान जारी रखेगा, लेकिन अमेरिका इस पर आपत्ति जता सकता है। ईरान से परमाणु संवर्धन रोकने को कहेगा अमेरिका। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर भी व्हाइट हाउस ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने हॉर्मूज स्ट्रेट खुलवा दिया, ये व्हाइट हाउस कह रहा है। ये अमेरिका की बड़ी जीत है। तो दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस सिर्फ 38 दिनों में सैन्य लक्ष्य हमने हासिल किया, ये व्हाइट हाउस की तरफ से कहना है। तो बड़ी खबर, बड़ी बात आपको बता रहे हैं। सीज फायर के बाद जो दावे किए जा रहे हैं, एक तरफ सूत्र ये बता रहे हैं कि परमाणु संवर्धन रोकने पर अमेरिका जोर दे सकता है, लेकिन ईरान ने पहले ही अपनी शर्तों में स्पष्ट किया है कि परमाणु संवर्धन तो ईरान जारी रखेगा। ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो सकता है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अब्बास अराक्ची का जो ये दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान की सेना के अंडर रहेगा, उन्हीं के साथ कोऑर्डिनेशन से चलना होगा। तो वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अमेरिका अलग दावा कर रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौलाना असलम रिजवी साहब हैं और अबू हुरैरा मेरे सहयोगी न्यूज रूम से बने हुए हैं। ताजा तरीन अपडेट्स लेकर आएंगे आपके लिए। तो वहीं प्रोफेसर अजिताब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजिताब सर विदेशी मामलों के जानकार हैं। अजिताब सर, पहला सवाल आपसे ही ले लेती हूं। सीज फायर का ऐलान, लेकिन ये 2 अलग अलग दावे। ईरान कह रहा है कि हम परमाणु संवर्धन तो जारी रखेंगे, लेकिन अमेरिका ने बहुत पहले इसी चीज को लेकर तो पॉइंट ऑफ कंटेंशन था, वन ऑफ द पॉइंट ऑफ कंटेंशन वाज दिस ओनली। देखिए, अभी तो सीज फायर 2 सप्ताह के लिए हुआ है। जो भी पॉइंट ऑफ कंटेंशन की आप बात कर रहे हैं, चाहे 10 पॉइंट इनके हों या 15 पॉइंट उनके हों, उससे तो अभी बातचीत होना बाकी है। और जैसा आपने ही कहा कि जुम्मे के रोज से ये बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। तो अभी देखना है। निश्चित रूप से ईरान का तो एक मुख्य डिमांड रहा है कि उनको शांतिपूर्ण यूज के लिए, उनको संवर्धन की, यूरेनियम संवर्धन के लिए दिया जाए, और यहाँ करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका बार बार कहता रहा है कि उनको नहीं करने दिया जाएगा, और अगर वो करेंगे भी तो वो बाहर के किसी देश में, किसी एक कॉमन कंट्री में जो को स्वीकार हो वहां पे। क्योंकि आपको पता, पिछले बार भी 2015 में इस तरह के एग्रीमेंट हुए थे और रूस ने एज ए गारंटर यूरेनियम, जो इनरिच्ड यूरेनियम था, उसको रखा अपने पास। तो इस बार भी ये कहना कि ईरान करेगा या अमेरिका कहीं और कराएगा या नहीं करवाएगा, ये सारी चीजें अभी टेबल टॉक जब होंगी तब होगा। फिलहाल वॉर रेटोरिक ज्यादा है, वो जीत गए या वो जीत गए। ये जीत विश्व समुदाय की हुई है। जो जितनी परेशानी अभी चल रही थी पूरे विश्व में, खास करके इससे जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनपे ज्यादा परेशानी का सब था। नो डाउट ईरान बहुत ज्यादा, ईरान की तबाही की है अमेरिका ने। और ये लास्ट तक जो उन्होंने प्रेशर बनाए रखा, कल भी खरग आइलैंड जो उन्होंने अटैक किया है, या पुल पे अटैक किया है, कई सारे पुल को फिर से निशाना बनाया गया। तो उस प्रेशर का ये परिणाम है कि कहीं ना कहीं ईरान को भी आगे आना पड़ा, और दोनों ने थोड़ी सी कंप्रोमाइज की है, और उसका ये रिजल्ट है कि सीज फायर हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल। हालांकि सीज फायर सिर्फ अभी 2 हफ्ते के लिए है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। दर्शकों को बता दें, जहां ईरान पर इजराइल हमले जारी रखेगा, ये बड़ी खबर है। सीज फायर के ऐलान के बावजूद इजराइल हमले करेगा। एपी न्यूज एजेंसी यानी कि एसोसिएटेड प्रेस न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर मिल रही है। ईरान और यूएस के बीच
2 हफ्ते का सीज फायर हो चुका है, लेकिन इजराइल ईरान पर हमले जारी रखेगा। ये बड़ी खबर सामने आई है। अबू हुरैरा मेरे सहयोगी न्यूज रूम से बने हुए हैं। अबू, और क्या डिटेल्स मिल रही हैं? यूएस और ईरान के बीच तो समझौता 2 हफ्ते के लिए हो गया है, लेकिन इजराइल का रोल, क्योंकि इजराइल पहले ही असहज बताया जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, देखिए, जैसे ही ये सीज फायर का ऐलान हुआ उसके ठीक कुछ देर के बाद इजराइल का बयान आया और इजराइल ने कहा कि वो दरअसल पूरे रीजन की अगर बात की जाए इस खित्ते में तो ईरान से सबसे ज्यादा जो खतरा है वो कहीं ना कहीं इजराइल को, और इजराइल ने ऐसे में कहा है कि अभी उसका जो मिशन है वो एक तरह से पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में इजराइल ने यह भी आगे कहा कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने यह सीज फायर किया है, इस वजह से वो भी इस पर एक तरह से सहमत है 2 हफ्तों का जो सीज फायर किया गया, लेकिन पूरी तरह से अपनी सहमति एक तरह से इजराइल ने नहीं जाहिर की है। लेकिन आप देखिए कि एक सीज फायर तो जरूर हुआ है, लेकिन अभी ये सीज फायर बहुत इसमें पुख्ता नजर नहीं आ रहा है, बहुत मजबूती इसमें नजर नहीं आ रही है। अब 10 तारीख से जब इस पर बातचीत शुरू होगी, तमाम जो अलग अलग फरीक हैं वो इस पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद जाकर कहीं एक तरह से सहमति बन सकती है, लेकिन इसके भी चांसेस अभी बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जैस्मिन, ये भी मानना पड़ेगा कि इस जो सीज फायर का ऐलान किया गया है, इसके बाद मिडिल ईस्ट की बात की जाए, अलग अलग यहां पर जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं गल्फ में, उनकी बात की जाए, उन्हें बहुत बड़ी राहत मिली है। चाहे इराक की इस वक्त बात करें, बड़ी खबर इराक के बगदाद से आ रही है, जहां पर सीज फायर के ऐलान के बाद लोग सड़कों पर निकले हैं। यहां पर लोग खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, लोग एक दूसरे से गले लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जंग का दौर खत्म हो गया है। और इसी तरह की कुछ तस्वीरें ईरान के तेहरान में भी नजर आ रही हैं। तेहरान में भी लोग ईरान का जो परचम है, जो झंडा है, उसे लेकर सड़कों पर उतरे हैं और लोग यहां पर भी बड़े पैमाने पर जश्न मना रहे हैं। तो जैस्मिन, इतना तो जरूर है कि 2 हफ्तों का जो सीज फायर हुआ है, जंगबंदी हुई है, इससे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी एक तरह से बाकी है कि क्या जंगबंदी ये आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल 2 हफ्तों तक ही ये जंगबंदी रहेगी या फिर जो सहमति इस पर आगे भी बन जाएगी? क्योंकि अभी जिस तरह से जो एक्सपर्ट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें सुन रहा था और कहीं ना कहीं इसमें अभी बहुत पुख्तगी एक तरह से नजर नहीं आ रही है। अभी कई ऐसी चीजें हैं जिस पर एक तरह से रजामंदी नहीं है। जिस तरह से अमेरिका ने कहा है कि वो न्यूक्लियर जो मंसूबा ईरान का है उसे लेकर अमेरिका इस डील में एक तरह से तैयार नहीं है। अब नया हुर्मुज को लेकर अभी बहुत सहमति ईरान की तरफ से बनती हुई एक तरह से नजर नहीं आ रही है। तो जो 10 पॉइंट हैं, क्या ईरान ने जो 10 पॉइंट दिए हैं, क्या अमेरिका और इजराइल इस पर एक तरह से पूरी तौर से राजी हो सकते हैं, इस पर पूरे तौर से सहमत हो सकते हैं? ये आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि अभी जैस्मिन बिल्कुल एक तरह से शुरुआती दौर इस जंगबंदी का कहा जा सकता है। बल्कि इस बीच भी कई खबरें आ रही हैं, मिडिल ईस्ट में कई इस बीच खबरें आई जहां पर ईरान के जो ड्रोन है उन्हें इंटरसेप्ट करने की बात आई, और इसी तरह से हैफा की बात करें या तलबीब की बात करें, जहां से ईरान के हमलों की खबरें एक तरह से आ रही हैं। तो ये शुरुआत अभी बहुत शुरुआती एक तरह से दौर है इस सीज फायर का, जंगबंदी का, लेकिन आगे आगे क्या होता है ये देखना भी बहुत अहम होगा। बिल्कुल अबू, एक और बड़ी खबर आ रही है जहां सीज फायर की शर्तों पर 10 अप्रैल से बातचीत होगी। ट्रंप के विदेश दूत विटकॉफ चर्चा में शामिल होंगे। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी इस चर्चा का हिस्सा होंगे और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी वार्ता के लिए पाकिस्तान जाएंगे। इस्लामाबाद में शुक्रवार से यानी कि 10 अप्रैल से ये चर्चा होनी है। ये चर्चा शुरू होगी, सीज फायर की शर्तों पर चर्चा होगी और फिर क्या सहमति बनती है वहां से असली तय होगा। वहीं से ये तय होगा कि सीज फायर टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। अभी दोनों देशों की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और ऐसे में ईरान की तरफ से शर्तें रखी गई हैं। ईरान इसे अपनी विक्ट्री मान रहा है, तो वही अमेरिका ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया कि यूरेनियम एनरिचमेंट यानी कि न्यूक्लियर संवर्धन जो है, यूरेनियम संवर्धन जो है, उसकी इजाजत तो नहीं दी जाएगी। लेकिन क्या इस पर बात बनेगी, बीच का रास्ता निकाल पाएंगे दोनों देश? इस पर बातचीत होगी। 10 अप्रैल से शुक्रवार से शुरू होगी, जुमे के दिन से शुरू होगी। मौलाना रिजवी साहब, कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि अब सीज फायर 2 हफ्ते के लिए हुआ है, लेकिन अभी से जो बयानबाजी है उसमें बहुत ज्यादा विरोधाभास देखने को मिल रहा है अभी से। जी, मैं 2 बातें जो अमेरिका ने कही हैं उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। पहली बात तो अमेरिका ने ये कही है कि हम परमाणु संवर्धन नहीं करने देंगे, एनरिचमेंट करने नहीं देंगे ईरान को। और दूसरी बात ये कही कि
हमने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलवा दिया है। ये दो बातें, जो दो पॉइंट्स हैं, वो एक हारा हुआ इंसान अपनी खिफ़्फ़त को और अपनी जिल्लत को छुपाने के लिए कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि खुद सैयद अब्बास अराग़ची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात को कई बार इशारतन कहा कि हम लोग इस पर परमाणु संवर्धन पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करने के लिए तैयार थे। और ईरान, ये सच्चाई है कि ईरान इस पर तैयार हो गया था कि भैया चलो हम ये काम नहीं करेंगे, लेकिन उसके बदले में तुमको जो हमारे खिलाफ तुमने सैंक्शन लगाया है या और जो हमारे खिलाफ काम किए हैं वो सबको छोड़ दोगे तो हम इसके लिए तैयार हो जाएंगे। तो वो काम जो ईरान ने पहले ही इसके लिए यस बोल दिया था, उसको कहकर अमेरिका को क्या बोलते हैं, जीत मनाने का या खुशी मनाने का या जश्न मनाने का कोई हक नहीं होता है। दूसरी बात कि उन्होंने कहा हमने हुर्मुज खोल दिया है, तो भैया हुर्मुज तो पहले ही खोला था, तुमने जंग करके उसे बंद करवाया था, तो ये तुमने बहुत बड़ा तीर तो नहीं मार दिया ना। इसलिए ये दो बातें जो अमेरिका ने कही हैं, इसे कोई भी अक्लमंद जो है, समझदार इंसान कबूल नहीं करेगा। ये बहुत ही ज्यादा ऐसी बात है कि जिसे कहा जाए कि आज का ये बेहतरीन जोक होगा अगर अमेरिका ये कहे कि हमने जो है हुर्मुज खुलवा दिया। ईरान ने हमेशा ये कहा कि अगर हमारी 10 शर्तों पर अमेरिका बात करना चाहे, पहले वो ये कहे कि हम 10 शर्तों को मानेंगे, तब हम जो है अमेरिका की जंगबंदी को मानेंगे। तो जब उन्होंने ये कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि इन 10 शर्तों के साथ हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, ईरान ने कहा यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर ये नहीं कहता तो ईरान अपनी जंग जो है जारी रखता। लेकिन फिर ईरान पर भी तो हमले थे। ईरान जितना, जैसे अजिताभ सर ने बताया कि बहुत ज्यादा हमले ईरान पर भी किए जा चुके थे, उसका B1 ब्रिज उड़ा दिया गया था और इस तरह की तमाम बातें। बिल्कुल सही है। ईरान ने, मैडम मुझे इसको मुकम्मल करने दीजिए, ईरान ने अमेरिका और इजराइल से ज्यादा मार खाई है, बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान को यह मालूम था कि अगर हम इस मर्तबा सीज फायर कर लेते हैं तो फिर चंद महीने के बाद फिर जंग होगी, फिर सीज फायर होगा, फिर जंग होगी। लिहाजा बेहतर यह है कि जितना नुकसान होना हो एक बार हो जाए। अब इसके बाद जो सीज फायर होगी तो ईरान एक ताकतवर मुल्क के तौर पर उभर के आएगा। और अगर हुर्मुज में ईरान ने जो टोल टैक्स से लेना शुरू कर दिया, तो जो फी ट्रांजिट है अगर लेना शुरू कर दिया, तो जैसा कि लोग ये कह रहे हैं कि $700 बिलियन के आसपास उनके पास ये पैसा आएगा जो ईरान को मजबूत करने के लिए। ये सब बहुत हाइपोथेटिकल बातें हैं रिजवी साहब, क्योंकि अभी बातचीत हुई नहीं है। बात चल रही है जी, ये बात चल रही है कि ये अगर ऐसा होता है तो ईरान के हालात बेहतर हो जाएंगे, मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है अजिताभ सर, क्या आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं जो रिजवी साहब ने दी हैं, और क्या ये मान लिया जाए कि सीज फायर के पहले ही दिन इसे ईरान की जीत करार दे देना और ये कह देना कि अमेरिका पूरी तरह घुटनों पर आ चुका है, क्या सही होगा सर? बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। मैंने कहा डिप्लोमेसी और डायलॉग की जीत हुई है, ना किसी की हार हुई है, ना किसी की जीत हुई है। कोई एक कॉमन फैक्टर आया, कॉमन बिंदु पे दोनों सहमत हुए, क्योंकि पूरे विश्व का प्रेशर, देखिए अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति को डोमेस्टिकली जो घरेलू प्रेशर था वो भी बहुत ज्यादा था। बात इतनी तक पहुंच गई थी कि 25th अमेंडमेंट एक वहां का प्रोविजन है जिसके तहत राष्ट्रपति को भी इम्पीच किया जा सकता है। वहां डेमोक्रेट्स ने तो पूरी मुहिम डाली थी। इनफैक्ट जो रिपब्लिकन्स थे, जो ट्रंप की पार्टी के भी कुछ ऐसे लोग थे जो इम्पीचमेंट की बात सोचने लगे थे, क्योंकि ट्रंप ने इतनी ज्यादा एक तरह से कहिए कि आप डिक्टेटोरियल एटीट्यूड जो कहते हैं, दादागिरी अपना रखी थी, जिद अपना रखी थी, उससे वहां की जनता तबाह थी, वहां की जनता परेशान थी। आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है, अमेरिका में भी तेल और गैस के दाम बढ़े थे, महंगाई बढ़ी थी और बेरोजगारी पे भी उसका असर हो रहा था। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, उसके अपने पार्टनर्स उसके साथ नहीं थे, चाहे आप नेटो की बात कीजिए, आप किसी
कंट्री का उठा, कोई भी अमेरिका के साथ नहीं है। तो निश्चित रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति पे दबाव था, डोमेस्टिकली भी था, ओवरसीज भी था। तीसरा, जो गल्फ अरब के देश थे वो भी बहुत परेशान थे, क्योंकि ईरान बार उनको टारगेट कर रहा था और उनकी इकोनॉमी भी पूरी पेट्रोल डॉलर बेस्ड इकोनॉमी है, उस पर बहुत ज्यादा असर आ रहा था। वहां से इन्वेस्टमेंट लोग पैसा निकाल रहे थे, ये स्थिति आ गई थी। तो कई सारे ऐसे फैक्टर थे जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने समझा। दूसरी तरफ तेल की जो बात है, हॉर्मुज अभी पिक्चर आना बाकी है, कह लीजिए एक तरह से। हॉर्मुज का क्या होगा, क्या टोल टैक्स वो वसूल करेगा नहीं करेगा, ये सारे हाइपोथेटिकल है, जैसा आपने कहा। बिल्कुल बिल्कुल अजिताभ सर। और इस बीच ईरान और अमेरिका में सीज फायर के ऐलान के बाद इजराइल में कैसे हालात हैं, हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला लंबे समय से इजराइल में मौजूद हैं और इस सीज फायर के बाद वहां पर क्या कुछ हो रहा है आपको बता रहे, एक बार देखिए। आपको अभी दिखाने की कोशिश करूंगा, ये टेल अवीव का मेन एरिया है, ये बीच साइड है और अभी भी यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि अभी हालांकि रात का टाइम है लेकिन तब भी यहाँ पे एक्टिविटी रहती थी। लेकिन आज यहाँ पे एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, क्योंकि बार बार जो है सायरन बजी, 2 अटैक्स हुए तब से, जब से यहाँ पे सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई। उसके बाद 2 अटैक्स यहाँ पे हुए हैं और हमने देखा कि आसमान में बम बरस रहे थे और अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके का सन्नाटा छाया हुआ है। ये बीच वाला एरिया है, यानी कि बीच पर काफी एक्टिविटी होती रहती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ अभी भी सन्नाटा है, क्योंकि हो सकता है अभी थोड़ा और देर तक जो है अटैक्स का सिलसिला जारी रह सकता है। लेकिन तकरीबन 20 मिनट पहले जो है दूसरा अटैक हुआ था, 20-25 मिनट पहले। तो कुल मिला के अभी तक 2 अटैक हुए हैं, तब से ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि शायद सीज फायर चले और फिलहाल 2 हफ्ते के लिए जो सीज फायर अनाउंस किया गया है, सबको उम्मीद है कि सीज फायर के जरिए ही जो है बाकी मसले जो है सुलझाए जाएंगे। जो 10 पॉइंट दिए गए हैं, हो सकता है उन सभी पे बात हो। तो सबको इंतजार इसी चीज का है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है पूरी तरह से खुले, और जो पूरी दुनिया में तेल के भाव ऊपर गए हैं और इससे इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो सकती थी और रिसेशन हो सकता था, ग्लोबल रिसेशन। तो हो सकता है कि अब ऐसी बारी ना आए, बल्कि दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में ये मसले सुलझाएं। आपने देखा यहां पर किस तरह से हालात हैं और लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीज फायर का ऐलान हुआ है 2 हफ्ते के लिए, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम हुआ है 2 हफ्ते के लिए और 14 दिन तक किसी तरह का कोई अटैक नहीं होगा, कोई फायर नहीं होगा। लेकिन इस बीच दोनों तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि हम यूरेनियम संवर्धन को किसी भी तरह से नहीं होने देंगे, इसे अच्छे से निपटाएंगे। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बयान अमेरिका की तरफ से, और जो ईरान की तरफ से शर्तें रखी गई हैं वो अपने आप में ये कह रही हैं कि ईरान के ऊपर से सारे प्रतिबंध एक तरह से हटाए जाएं। रिजवी साहब, इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है पाकिस्तान ने, क्योंकि जो ट्वीट दोनों ही तरफ से सामने आए हैं, चाहे अब्बास अरागची ने किया हो या ट्रंप ने किया हो, उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका को अहम बताया है। उसे आप कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, इसमें पाकिस्तान है, इजिप्ट है और एक मुल्क जिसका आप लोग नाम नहीं ले रहे हैं, जिनकी पर्दे के पीछे जिस मुल्क की बहुत बड़ी भूमिका है, वो हमारा ओमान है। ओमान एक ऐसा कंट्री है जो ईरान का बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए उसने भी इस सीज फायर में बहुत बड़ा रोल अदा किया है और कंटिन्यू ईरान के जो नेता थे, लीडर थे, वो ओमान से राब्ते में थे, ऐसी खबर जो है छन कर आई है। तो इसमें कोई शक नहीं कि सब ने मिलकर इसमें अहम रोल अदा किया। मैं फकत पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहता हूं। पाकिस्तान तो एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन बहुत से लोग पर्दे के पीछे थे। इसमें बहुत बड़ा हाथ रशिया और चाइना का भी है कि उन्होंने भी चाहा कि ये जंग बंदी हो जाए। तो इसलिए सब ने मिलजुल कर ये काम किया है और इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है। पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है और मैं आपके चैनल से आपके दर्शकों को इस बड़े अचीवमेंट के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। बिल्कुल। अजिताभ सर, इस पूरे युद्ध में
दो ऐसे देश जिन्होंने पर्दे के पीछे से बहुत अहम भूमिका निभाई, एक है रशिया और एक है चाइना। ऐसे में इन दोनों देशों की भूमिका इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, रूस और चीन दोनों की, जैसा रिजवी साहब ने कहा, निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर याद करें तो कल भी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन बहरीन ने जो पेश किया था, यही सवाल, उस रिजोल्यूशन में जी, तो उस रिजोल्यूशन को दोनों ने वीटो किया, रूस ने और चीन ने दोनों उसको वीटो किया। और दोनों ने ये बात कही, दोनों के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि सीज फायर की हम बात करते हैं, या उसमें जैसे था कि हॉर्मुज में हॉर्मुज को खोला जाए, हॉर्मुज को एक मॉनिटरिंग कमेटी उसको मॉनिटर करे, वहां से आवाजाही जहाजों के तेल और गैस का हो, ये सारे उसमें प्रोविजन थे। उसका जो पहला जो ओरिजिनल प्रारूप था उसमें तो एक रक्षा उपाय की भी बात की गई थी, डिफेंस मैकेनिज्म की बात की गई थी कि सारे देशों का या कई देशों के की सेना वहां से इस तरह का ओपनिंग करे और जहाजों का आगमन इंश्योर करे। लेकिन उसको फिर चूंकि शुरू में ही रूस और चीन ने नकार दिया था, तो फिर बहरीन ने उसको और रिफाइन किया, उसको जो पुराने प्रोविजन थे डाइल्यूट करके कुछ नए प्रोविजन आए, और उसमें ये कहा गया है कि हॉर्मुज को खोला जाए और रक्षा उपाय सारे देश मिलके करें, ऐसी बातें थी। ये प्रपोज था, इसको भी रूस और चीन ने वीटो कर दी। दूसरी तरफ जो बार बार वो कह रहे थे कि सीज फायर हो, युद्ध रुक के, तो ये उन दोनों का भी उनकी सहमति थी ईरान के साथ निश्चित रूप से। और ओमान या इजिप्ट या तुर्की, ये सारे लोग बैक चैनल में काम कर रहे थे। तो ये कहना कि वो पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान की बहुत बड़ी अपनी मजबूरी थी। आप ये देख लीजिए, पूरे विश्व में पाकिस्तान जो है सेकंड लार्जेस्ट शिया कम्युनिटी पाकिस्तान में रहती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना में शिया समुदाय का बहुत बड़ा रोल है, लगभग 3 लाख सैनिक शिया समुदाय के पाकिस्तान की सेना में है। और अभी बीच में जनरल मीर साहब ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे कि जिसको ईरान जाना है वो ईरान चला जाए, जिसको ईरान से प्यार है वो ईरान चला जाए। तो वहां की शिया समुदाय बहुत ज्यादा उससे नाखुश थी, नाराज थी। तो ये सारा, तीसरी बात इसमें देखिए, पाकिस्तान का लगभग 1000 किलोमीटर का बॉर्डर भी लगा हुआ है ईरान से। अब बात आप ये भी देख लीजिए, तो पाकिस्तान की खुद की इकोनॉमी कितनी डवाडोल थी। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें और भी ऐड करना चाहूंगा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ऑलरेडी उलझा हुआ था, तो पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी। उसकी मजबूरी थी कि किसी तरह शांति, भाई वहां ये भी सच्चाई है कि इस्लाम के नाम पे, धर्म के नाम पे पूरा पाकिस्तान की जनता ईरान के साथ उसकी सहमति थी या सिंपैथी थी। तो पाकिस्तान के लिए मजबूरी भी थी, और पाकिस्तान शायद बॉर्डर पे है तो ईरान के लिए भी वो कन्वीनियंट था, और एक लैंग्वेज की कॉमनलिटी थी, बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये मिला। लेकिन आप ये मत भूलिए कि अभी पिछले महीने ही फरवरी में पाकिस्तान के पार्लियामेंट में उसके खुद के देश मंत्री ने स्टेटमेंट, एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंका है और बाहर रखा हुआ है। और सच्चाई यही है कि ऐसा उन्होंने किया है। अमेरिका ने बहुत बड़ा पाकिस्तान का यूज करके और उसको फेंक दिया है कूड़ेदान में। तो ऐसा बहुत खुश होने की बात नहीं है पाकिस्तान के। विश्व समुदाय का प्रेशर इतना ज्यादा था, ट्रंप पे इतना, डोमेस्टिकली भी प्रेशर, ओवरसीज भी प्रेशर इतना ज्यादा था, तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। ये सारी चीजें मिलके दोनों कंट्री के लिए, मैं तो बल्कि कहूंगा तीनों, इजराइल वैसे तैयार नहीं था। कल भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दिया था कि जंग जारी रहनी चाहिए जब तक कि ईरान पे घुटने पे ना आ जाए। तो कई सारी फैक्टर्स हुए जिसकी वजह से ये सीज फायर हुआ है, और ये सिर्फ सीज फायर हुआ है। अभी ये मत कहिए कि तुम लोग पूरी तरह से रुक गए, अभी आगे तो पीछे बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जिस तरह से ईरान लड़ता रहा इस पूरी जंग में, 40 दिनों तक बराबरी का मुकाबला ईरान ने किया, क्या वो इसलिए कर पाया क्योंकि ईरान के पास खोने के लिए पहले ही कुछ नहीं था? उसके देश के अंदर पहले ही बहुत सारी अफरा तफरी, प्रदर्शन, मौतें और इस तरह की जद्दोजहद चल रही थी। तो ईरान को ये लगा कि खोने के लिए तो कुछ नहीं है, तो लड़ते जाएंगे। और सपोर्ट तो था ही, चाहे चाइना का कह लें या रशिया का कह लें, किसी भी तरह से जो सपोर्ट ईरान को मिला है। और अमेरिका ने इस युद्ध में बहुत कुछ खो दिया है, क्या हम ये कह सकते हैं?
बिल्कुल जैस्मिन, देखिए ईरान के डटकर इस जंग में खड़े होने की एक बड़ी वजह यह थी कि वो इस दौर से या इस तरह के हालात से 30 साल से एक तरह से गुजर रहा है, जहां पर अमेरिका की पाबंदियां रही हो, माशी पाबंदियां और बहुत तरह के हालात, और ईरान कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस भी डिपेंडेंट एक तरह से था, चाहे उसकी पैदावार की बात की जाए, अनाज की बात की जाए या फिर असलहा गोला बारूद की बात की जाए, वो कहीं दूसरी जगह से दरअसल नहीं लेता था और इस तरह के हालात से वो दरअसल गुजरता भी रहा है। सो ये एक बड़ी वजह है। लेकिन जैस्मिन, जिस तरह से अभी जो हमारे एक्सपर्ट हैं उस पर बात कर रहे थे, एक बहुत दिलचस्प जहां से मैं इस पूरे सीज फायर को देख पा रहा हूं, जो जगह दरअसल तय की गई है पाकिस्तान जहां पर यह बातचीत होगी। आप पाकिस्तान को देखिए कि खुद उसके अंदर कितना खलफिशार है आतंकवाद को लेकर, या वहां पर खुद किस तरह से टकराव होता रहता है, खुद उसके जो पड़ोसी हैं उस देश से खुश नहीं है, चाहे अफगानिस्तान की बात की जाए, भारत की बात की जाए, और खुद ईरान भी उसका एक तरह से पड़ोसी है। और इस पूरी लड़ाई में आप देखिए कंफ्यूजन का शिकार रहा पाकिस्तान कि वो अमेरिका के साथ है या फिर ईरान के साथ है। तो ऐसे में अब इस सीज फायर की मजबूती क्या होगी, क्योंकि जहां पर इस सीज फायर को लेकर बातचीत होने जा रही है वो देश ही एक तरह से मजबूत नहीं है और उसकी पॉलिसी एक तरह से मजबूत नहीं है। तो ये बड़ा एक तरह से मजाहिया भी है और बहुत दिलचस्प भी नजर आ रहा है। जैस्मिन, बिल्कुल बिल्कुल अबू, और इस बीच शुक्रवार से बातचीत शुरू होगी। अभी तो ये 2 हफ्ते का सीज फायर है, किस दिशा में आगे बढ़ता है, क्या इस सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन होता है या नहीं होता है, और क्या बातचीत होती है दोनों देशों के बीच, बात बन पाती है दोनों देशों के बीच, ये तमाम चीजें हैं जिस पर अभी चर्चा लगातार